हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एचएम कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। और प्यारे बच्चों, खासकर उन लोगों के लिए जिनके अंदर देश की सेवा करने का जज्बा है, ये आज मैं जो प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ ये यूपीएसआई के लिए स्पेशल है। और चूँकि जीएस तो हर एक परीक्षा में आता है, लेकिन यूपीएसआई के लिए जो है स्पेशल मैंने इस वीडियोस को बनाई है। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने लाए हैं। ध्यान रहे आप सभी लोगों को कि जिनके अंदर देश की सेवा करने का जज्बा है वे सभी लोग उठाओ कलम और कापी और लग जाओ और हमें कमेंट करके बताओ कि आपने कितना सही किया। तो चलिए इसी के साथ हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न की तरफ। और आप सभी लोग हल करके हमको ये जरूर बताएंगे कि आपने कितना सही किया। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और आपका पहला प्रश्न है कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब, प्रश्न को देखिए आप सभी लोग कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि वृद्धि का कीमतों में परिवर्तन के साथ कोई संबंध न हो। ऑप्शन बी कह रहा है कि वृद्धि की दर और कीमत दोनों घट रही हो। ऑप्शन सी कह रहा है कि वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से तेज हो। और ऑप्शन डी कह रहा है आपका कि वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। चलिए आप लोग बताइए कि कौन सा प्रश्न इसमें, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। आप इसे ट्रिक करके बताएंगे आप सभी लोग, ठीक है। इसके बाद मैं पुनः इसको हल कराऊंगा। प्रश्न की तरफ देखें आप सभी लोग। दूसरी चीज की प्रश्न को हल करते चले, ठीक है ना। जितना प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूं पूरे प्रश्न को हल करिए और एक सीरीज बनाइए आप सभी लोग, तभी तैयारी अच्छी हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। हाँ, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी हो। वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से क्या हो, धीमी हो। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना, डी सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें मुद्रास्फीति की दर जो है ये भी गिरती है, लेकिन इसमें दिया है कि वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से क्या हो, धीमी हो। तो यही ऑप्शन क्या है, सही होगा, ठीक है ना, स्टैगफ्लेशन की स्थिति। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। और अगला प्रश्न है 102 नंबर कि यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना। यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना, ठीक है, यानी कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब बना, ये प्रश्न पूछ रहा है आपका। यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत से कब उत्तर प्रदेश बना। तो ये इसमें ऑप्शन ए दिया है आपका 1937, ऑप्शन बी दिया है 1947, ऑप्शन डी दिया है एक बार फिर से सुने आप सभी लोग कि ऑप्शन ए है 1937 और ऑप्शन बी दिया है 1947, ऑप्शन सी दिया है 1950 और ऑप्शन डी दिया है 1952। अब बताइए कमेंट करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। हाँ, ट्रिक करके बताएं आप सभी लोग। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा मैं बता दे रहा हूं। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा आपका। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा 1950 यहाँ पर सही होगा, ठीक है ना, 1950 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 103 नंबर को देखेंगे आप सभी लोग कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। प्रश्न को देखें कि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, इसको देखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है स्कॉट, ऑप्शन सी है हेनरी और ऑप्शन डी है मार्शल। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है एडम स्मिथ, ऑप्शन बी है स्कॉट, ऑप्शन सी हेनरी और ऑप्शन डी है मार्शल। बताओ यूपीएसआई वालों कि इसमें कौन सा सही होगा। चलिए 103 नंबर का जो उत्तर सही होगा, ये उत्तर सही होगा इसका उत्तर सही होगा एडम स्मिथ इसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना, एडम स्मिथ। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एडम स्मिथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। 104 नंबर वाला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट द्वारा बढ़ जाता है, जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है। यह प्रश्न कह रहा है कि जब किसी वस्तु का उत्पादन 1 यूनिट द्वारा बढ़ जाता है तो कुल लागत में होने वाला योग क्या कहलाता है। ऑप्शन ए सुने आप सभी लोग। ऑप्शन ए कह रहा है इसमें औसत लागत, ऑप्शन बी कह रहा है सीमांत लागत, ऑप्शन सी कह रहा है कुल लागत
और ऑप्शन डी कह रहा है निहित लागत। ट्रिक करिए और बताइए इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, प्रश्न की तरफ देखेंगे और बताएंगे आप सभी लोग कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। 104 नंबर को हम लोग देख रहे हैं, 104 नंबर को बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए, इसका जो ऑप्शन सही होगा 104 नंबर का, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका है कि सीमांत लागत इसमें दिया हुआ है। क्या है? सीमांत लागत, सीमांत लागत यहाँ पे सही होगा। ठीक है ना, सीमांत लागत। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पेपर में इसको पूछा भी गया है। आप सभी लोग प्रश्न की तरफ देखें और बताएं कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे माना गया है। हाँ, प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। भारतीय संविधान का सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। इसमें ऑप्शन ए दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी दिया है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी दिया है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी दिया है इसमें सी राजगोपालचारी। प्रश्न की तरफ आप सभी लोग देखेंगे, इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न बहुत इजी है, बताइए इसका कौन सा उत्तर सही होगा। वीडियो को आप सभी लोग लाइक करते चलें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी जो लोग तैयारी करने वाले हैं उनको ये वीडियो प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए, प्रश्न एक बार पुनः सुने फिर से आप सभी लोग कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे क्या कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, कुछ जो है मुख्य समितियों के अध्यक्ष को हम लोग लिख लेते हैं। संविधान सभा की कुछ मुख्य समितियों के अध्यक्ष को मैं लिखवा दे रहा हूं, आप सभी लोग इसको नोट कर लें। ठीक है, आइए देखते हैं। यहां पे आप लोग एक पॉइंट बना लीजिए कि संविधान सभा की मुख्य समितियों के अध्यक्ष, मुख्य समितियों के अध्यक्ष, संविधान सभा की मुख्य समितियों के अध्यक्ष। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे कि करके मैं एक तरफ समितियां लिख रहा हूं और दूसरी तरफ जो है इनके अध्यक्ष को लिखवा दे रहा हूं। लिखिए, पहला लिखेंगे संचालन समिति, संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष को लिख लेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे नंबर पर लिख लेंगे प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष को लिख लेंगे आप सभी लोग। इसके भी हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, लिख लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट अगला पॉइंट आप सभी लोग नोट करेंगे कि सलाहकार समिति, सलाहकार समिति, सलाहकार समिति के अध्यक्ष को आप सभी लोग लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नोट करते चले आप सभी लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, अब ध्यान दें एक चीज और कि इन समितियों के कुछ उप समितियां भी थी। यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिए, इन समितियों की कुछ उप समितियां। ठीक है ना, इस समिति की दो उप समितियां थीं, उप समितियां थीं। इस समिति की जो है कुछ उप समितियां थीं। तो यहां पर लिख लेंगे आप सभी लोग मूल अधिकार, क नंबर में डालकर लिख दे रहा हूं,
कि मूल अधिकार मूल अधिकार उप समिति में लिख दे रहा हूं, यहां पे नोट करेंगे आप सभी लोग, जेबी कृपलानी। ख नंबर पर लिख लेंगे, ख नंबर जो उप समिति है इसके अध्यक्ष को लिख लेंगे अल्पसंख्यक उप समिति। अल्पसंख्यक उप समिति के बारे में लिख लेंगे यहां पर आप सभी लोग, H.C. मुखर्जी, ठीक है ना। इसे आप सभी लोग नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, मैं पुनः आगे लिखवा दूं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। आगे लिख लेंगे आप सभी लोग कि संघ शक्ति समिति। अब समिति को लिखना है, उप समितियां दो ही थी, लिखेंगे संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष को आप सभी लोग लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आगे लिख लेंगे आप सभी लोग कि संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति को आप सभी लोग लिखेंगे, इसके भी हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद है संविधान समिति हो गया आपका, जवाहरलाल नेहरू हो गया। नेक्स्ट लिख लेंगे प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति को लिख लेंगे आप सभी लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसे नोट करें आप सभी लोग। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगले प्रश्न को आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न यहाँ पर देखें, और ये वाला प्रश्न है कूट वाला प्रश्न होता है, जिसमें जो है ऑप्शन के बाद भी कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिनको मिलान करना है। आपको बताएंगे कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए, ये मिलान करने वाला है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें सूची दे दिया है, सूची नंबर 1, सूची नंबर 2 दे दिया है, और ऑप्शन ए दिया है क्लोरोफिल। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए, आप लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, और सूची 2 में दिया है पादप रोग। इसके बाद है आपका नास्टोक, और सूची 2 में दिया है प्रकाश संश्लेषण, जैसा कि प्रश्न में आप सभी लोग देख रहे हैं। इसके बाद दिया वाष्प उत्सर्जन, डायएजोट्रॉफ, और तीसरा है डी नंबर है गेहूं का कीट पादप सतह से पानी की कमी। अब इसमें आप सभी लोग चारों ऑप्शन को देख रहे हैं और बताना है आप सभी लोगों को इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पुनः लिख करके आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। ऑप्शन दिया इसमें ए है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हो जाएगा, ये सूची 1 हो जाएगी, ठीक है ना। और बी हो जाएगा आपका, बी यहाँ पर दिया है नास्टोक हो जाएगा, और सी दिया है आपका वाष्प उत्सर्जन हो जाएगा, और डी दिया है आपका गेहूं का कीट। चलिए इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान दें आप सभी लोग,
इसमें आपको मिलान करना है कि कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है क्लोरोफिल, पहले आप सभी लोग बता लें, फिर पुनः हम इसको तब तक हम लिख रहे हैं, आप सभी लोग ट्रिक करके बताएं, ठीक है। इसमें पहले नंबर पर दिया है पादप रोग। पादप रोग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं स्लाइड में, मैं चूंकि लिख दे रहा हूं एक बार पुनः, प्रकाश संश्लेषण। तीसरे नंबर पर है आपका इसमें डायएजोट्रॉफ, डायएजोट्रॉफ। और चौथे नंबर पर इसमें दिया है पादप सतह से पानी की कमी, पादप सतह से पानी की कमी। बताइए, आप मिलान करके बताना है आपको। चलिए मैं पुनः एक बार इसको करा दे रहा हूं। देखिए इसमें ऑप्शन ए में जो है देखेंगे आप सभी लोग कि क्लोरोफिल दिया है, तो क्लोरोफिल से क्या संपन्न होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है, यानी कि ए वाले में आपका दूसरा वाला मिलना चाहिए। और ऑप्शन में देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर आपका इसमें दिया है 2 दिया है ए में, एक बी वाला भी है और एक डी वाला भी है, दोनों मिल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि गेहूं का कीट को अगर हम लोग देखेंगे तो ये गेहूं का कीट मेरे हिसाब से लग रहा है आपका कि पादप रोग। गेहूं का कीट एक तरह से क्या है, पादप रोग है। गेहूं में जो कीट लगते हैं वो क्या है, वो एक रोग होता है और उसे हम लोग कहते हैं पादप रोग। तो डी वाला मिल जाएगा किससे, पहले नंबर से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन में क्या होता है अगर देखेंगे तो वाष्प उत्सर्जन तीसरे नंबर पर दिया है पानी की कमी। वाष्प उत्सर्जन होता है तो पानी कमी होती है, तो सी वाला हो जाएगा आपका इसमें। और इस तरह से देखेंगे आप सभी लोग तो ऑप्शन देख लेंगे आप लोग, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मिल रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पर डी वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वाष्प उत्सर्जन में ये हो जाएगा और नाइट्रोजन में आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, डायएजोट्रॉफ, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और इस तरह का जो भी प्रश्न होगा इसमें 2 से 3 ऑप्शन मिलाएंगे, जैसा ही मिलेगा उसको सही कर देंगे आप सभी लोग। एक ऑप्शन नहीं आ रहा है तो भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। और प्रश्न 107 नंबर है आपका, इसे मैं पुनः मिटा दूं। 107 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग देंगे, स्लाइड में देखें प्रश्न को। और प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करती है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करती है, पूछ रहा है। प्रश्न में देखें आप सभी लोग, ऑप्शन ए दिया है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी दिया है अग्नाशय, ऑप्शन सी दिया है वृषण और ऑप्शन डी दिया है अंडाशय। आपको बताना है इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। चलिए बताइए। चलिए अब इसमें ध्यान देंगे आप सभी लोग, अग्नाशय जो होता है ये बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में काम करता है, वृषण भी दोनों के रूप में काम करता है और अंडाशय भी देखेंगे तो दोनों के रूप में ये कार्य करता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, पीयूष ग्रंथि यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ध्यान देंगे कि पीयूष ग्रंथि जो होती है सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसको जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि भी इसको कहा जाता है, शरीर का मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है। दूसरी बात इसमें समझ लेंगे, क्योंकि पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन्स होता है ये सभी ग्रंथियों को जो है नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, प्रश्न नंबर 108 की तरफ। प्रश्न नंबर 108 आप लोग देखेंगे, प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है। इसको आपको सीधे याद करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, ऑप्शन ए दिया है लसिकाणु, लिम्फोसाइट जिसे बोलते हैं, एक दिया है बी दिया है आपका एक केंद्रकाणु, मोनोसाइट बोलते हैं इसको, सी दिया है बिंबाणु, थ्रोम्बोसाइट और डी दिया है रक्ताणु, लाल रुधिर कणिकाएं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपसे जो मोनोसाइट, क्या सही होगा, मोनोसाइट यहाँ पे सही हो जाएगा, मोनोसाइट। ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। प्रश्न में देखेंगे आप सभी लोग
कि लौह की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए दिया है पोलियो, ऑप्शन बी दिया है रिकेट्स, ऑप्शन सी दिया है स्कर्वी और ऑप्शन डी दिया है गायटर। चलिए बताइए आप लोग ट्रिक करके कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूं इसमें जो ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो लौह की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, रिकेट्स। रिकेट्स यहाँ पर सही हो जाएगा। चूंकि एक चीज और है कि रिकेट्स जो होता है, ये रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से भी होता है। किससे होता है? विटामिन डी की कमी से ये होता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत अगर कुछ मानते हैं तो क्या मानते हैं आप सभी लोग? सूर्य मानते हैं। क्या मानते हैं? सूर्य। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य है आपका, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बी को आप सभी लोग ट्रिक करेंगे, ठीक है। हाँ, गायटर की बात करें अगर, तो गायटर हम घेंघा को कहते हैं। गायटर किसको कहते हैं? घेंघा को कहते हैं। और ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की कमी से ये होता है, इसे नोट कर लेंगे आप सभी लोग। स्कर्वी को आप सभी लोग जानते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, ठीक है। और पोलियो आपका विषाणु जनित रोग है, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है आपका न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन, ऑप्शन बी दिया है न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल, ऑप्शन सी दिया है न्यायमूर्ति ए.के. मेहरोत्रा और ऑप्शन डी दिया है न्यायमूर्ति संजय मिश्र। आप लोग बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर करते रहें और लाइक भी करें, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा आपका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका कि न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि लसिका से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। लसिका बीच में खाली जगह है आपका, से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का वहन करती है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए दिया है फेफड़ों से, ऑप्शन बी दिया है क्षुद्रांत, ऑप्शन सी दिया है अमाशय और ऑप्शन डी दिया है ब्रिक। चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए यहां पर जो सही होगा यह ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका कि लसिका जो है ये क्षुद्रांत या इसको छोटी आंत भी आप बोल सकते हैं। क्षुद्रांत या छोटी आंत से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा का क्या करती है? वहन करती है। लसिका जो है छोटी आंत में पचा हुए वसा का क्या करती है? वहन करती है वो। तो यहाँ पे क्षुद्रांत सही होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 111 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है, बताना है आपको। इसमें ऑप्शन ए दिया है सोवियत संघ, ऑप्शन बी दिया है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दिया है इटली और ऑप्शन डी दिया है कनाडा। कौन सा इसमें सही होगा आपको बताना है। 112 नंबर को देखें आप सभी लोग कि भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश की देन है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही कर लें आप सभी लोग, समवर्ती सूची की देन है ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है। सोल्डर किन दो धातुओं से बना मिश्र धातु है। ऑप्शन ए दिया है जिंक और सीसा, ऑप्शन बी दिया है जस्ता और तांबा, ऑप्शन सी दिया है टीन और जस्ता और ऑप्शन डी दिया है टीन और सीसा। चलिए बताइए आप लोग कौन सा इसमें सही होगा। 113 नंबर को देखेंगे आप सभी लोग, प्रश्न को देखें और उत्तर दें आप सभी लोग। चलिए इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सोल्डर में टीन और क्या होता है? टीन होता है और सीसा होता है, ठीक है ना, टीन और सीसा। ऑप्शन नंबर बी डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 113 का डी, 113 का डी हो जाएगा। अगला है 114 को देखेंगे कि धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्प्रेक्षण उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं।
प्रश्न को आप सभी लोग पढ़ेंगे कि धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त, यानी कि धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के उत्क्षेपण की परिघटना को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया है विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी दिया है आयनन, ऑप्शन सी दिया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव और ऑप्शन डी दिया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए आप लोग कमेंट करके कौन सा इसमें सही होगा। चलिए इसका जो उत्तर सही होगा ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 114 का ऑप्शन सी सही होगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को आप लोग सही कर लें, ठीक है। इसके बाद है 116 नंबर, 115 नंबर नहीं है इसमें, 116 नंबर है, चूंकि क्वेश्चन 15 ही है आपका। 116 नंबर को आप सभी लोग देखेंगे कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ये फिजिक्स का, कि पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। इसमें ऑप्शन ए दिया है आसंजक बल का अभाव, ऑप्शन बी दिया है पृष्ठ तनाव और ऑप्शन सी दिया है आपस में मिल नहीं सकते, ऑप्शन डी दिया है तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा ना, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, आसंजक बल का अभाव, आसंजक बल का अभाव, आसंजक बल का अभाव, ठीक है। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, क्वेश्चंस, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहे यूपीएसआई स्पेशल, ठीक है ना। यूपीएसआई के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। ध्यान दें एक चीज़ कि आप सभी लोग कमेंट करके हमको बताएं कि आपने कितना सही किया, ठीक है। ये कमेंट करके हमको बताएंगे कि आपने कितना सही किया। दूसरी चीज़ कि बने रहें आप सभी लोग, क्योंकि ये सीरीज लगातार जारी रहेगी, प्रश्नों की सीरीज यूपीएसआई स्पेशल के लिए। और यदि आप पूरा ये सीरीज सॉल्व कर लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इसमें जितने भी आए हुए प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें करवाया जाएगा, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। लेकिन कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग कि आपने कितना प्रश्न सही किया, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, कुछ नए नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।